दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कि जापान में टोकुगावा शासन के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। जापान में टोकुगावा शासन का पतन कैसे हुआ था, उनके कारणों के बारे में बताना है। आप टोकुगावा शासन के पतन के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका शुरुआत कैसे हुआ था। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी का समय चल रहा था। उस टाइम में जापान में गृह युद्ध छुड़ा हुआ था। मतलब जापान में क्या है, तो घर के अंदर ही लड़ाई झगड़ा हो रहा था और इस चीज का फायदा किसने उठाया? तो जो वहाँ के रईस वर्ग थे, जो वहाँ का प्रमुख नेता था, उसने इस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने शक्ति को, जो है जापान का जो शक्ति, उसको अपने हाथों में ले लिया, उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसी टाइम से जो 12वीं शताब्दी, उसी टाइम से इस चीज का शुरुआत होता रहा। ठीक है, लगभग 2-3 सालों के बाद एक परिवार है जिसको बोला जाता है टोकुगावा परिवार। ठीक है, इसने क्या किया, इसके लोगों ने यहाँ पर शासन करना शुरू किया। हालांकि उस टाइम भी राजा हुआ करता था। जब 12वीं शताब्दी खत्म हुआ, 13वीं, 14वीं, 15वीं, ठीक है, इस समय बीतता गया, उस टाइम भी राजा हुआ करता था। लेकिन वास्तविक जो शक्तियां थी वो किसके हाथ में था? वो था जो वहाँ के उस टाइम में कह सकते कि जो शोगुन हुआ करते थे, जो सेनापति हुआ करते थे, उसके हाथ में वास्तविक सत्ता हुआ करता था। तो इस तरह से टोकुगावा शासन का शुरुआत है। जैसे आप भारत में मान सकते हैं कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी आप देखते हो कि उसके परिवार के बहुत सारे लोग क्या है, तो सत्ता में रहे, मतलब उसी के परिवार के लोगों के पास क्या है, तो सत्ता इर्द गिर्द घूमता रहा। तो उसी तरह से जो टोकुगावा परिवार है, लगभग 250 वर्षों तक क्या है, तो इसी के परिवार के इर्द गिर्द जो सत्ता है वो घूमता रहा। मतलब ये लोग राजा नहीं बने, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होता था? तो शोगुन के पास। तो ये शोगुन लोग हुआ करते थे। ये क्या? शोगुन लोग हुआ करते थे, ये मतलब सेनापति लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका पतन कैसे हो गया? जब ये इतना मजबूत था, 250 वर्षों तक ये शासन किया, तो इसका पतन कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, उस चीज के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो डिटेल में इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझेंगे। चैनल पर दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट करिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे मेजर पेपर का अच्छे से तैयारी कर सके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग कि टोकुगावा शासन का पतन कैसे हुआ था। कहा जा रहा है कि जापान में टोकुगावा शासन की स्थापना 1603 ईस्वी में टोकुगावा इयासु द्वारा की गई थी। टोकुगावा इयासु के द्वारा किया गया था। हमको बता दें कि 1603 ईस्वी में, ठीक है, टोकुगावा इयासु के द्वारा ही जो टोकुगावा शासन है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना किया गया था। इस शासन को शोगुन शासन भी कहा जाता है और ये जो शासन शुरू हुआ इसको शोगुन शासन कहा जाता है। मतलब यहाँ से क्या है, तो जो वास्तविक शक्ति वो कहाँ पर चला गया? वो चला गया शोगुनों के पास। मतलब जो राजा का मुख्य सेनापति वो लोग शासन करते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री होता है, आपको पता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो वो होता है वहां पर जो सेना के सबसे उच्च अधिकारी होते हैं उसके पास होता है। उसी तरह से ये जो जापान था उस टाइम में यहाँ पर इस तरह का व्यवस्था था कि राजा तो होता था, लेकिन जो वास्तविक शक्ति वो वहां के शोगुन के पास होता था। ठीक है, लगभग 250 वर्षों तक टोकुगावा शासकों ने जापान पर शासन किया। और लगभग कितने वर्षों तक? 250 वर्षों तक। 1603 ईस्वी में इसने स्थापना किया और 1868 ईस्वी तक ये शासन करता है। मतलब इसी के परिवार के लोग शासन करते हैं। तो लगभग 250 वर्षों तक टोकुगावा शासकों ने जापान पर क्या क्या शासन किया। इस काल में जापान में राजनीतिक स्थिरता बनी रही और ये पूरा जो काल है 250 वर्षों तक, इसमें राजनीतिक स्थिरता बना रहा। लेकिन धीरे धीरे यह शासन रूढ़िवादी, कमजोर और परिवर्तन विरोधी बन गया। धीरे धीरे क्या है, तो ये जो शासन व्यवस्था था वो रूढ़िवादी बन गया, मतलब पुराने सोच वाला बन गया। ठीक है, कमजोर होता गया और परिवर्तन विरोधी होता गया। मतलब ये परिवर्तन नहीं चाहता था, क्या तो कमजोर होता गया धीरे धीरे, रूढ़िवादी मतलब पुराने जमाने के सोच में चलता रहा। हम आपको बता दें कि जो पिछला हम क्वेश्चन करवाए उसमें आपको बता चुके हैं कि ये जो टाइम चला था 1603 से लेकर 1868 ईस्वी तक का, इसमें जो जापान है वो किसी विदेशी देशों को या फिर कैसे किसी पश्चिमी देशों को, अमेरिका जैसे देशों को अपने देश में प्रवेश नहीं देता था। ठीक है, मतलब वो चाहता था कि हमारे देश में कोई विदेशी देश यहाँ पर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि उससे उसका संस्कृति खराब हो जाएगा, उसके देश में गलत प्रभाव पड़ेगा। यही सोच से जो शोगुन लोग थे, जो टोकुगावा शोगुन के लोग थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि जो पश्चिमी देश है वो जापान पर आए, ठीक है, वहां पर व्यापार करे। तो जहां पर जापान चाहता था सिर्फ वहीं पर व्यापार होता था। और जापान उस टाइम में उतना शक्तिशाली देश नहीं था। ठीक है, बहुत ही कमजोर देश उस टाइम में वो था। आगे इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी तक आते आते जापान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी। जब 19वीं शताब्दी आया उस टाइम में जापान का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति वो धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ रहा था, जनता में असंतोष फैल रहा था और सामंती व्यवस्था कमजोर हो रही थी। पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ रहा था। ठीक है, जो आपके कमोडोर मैथ्यू फेरी है वो यहाँ पर क्या, तो अमेरिका के वो एक नौसेना अधिकारी थे जो यहाँ पर आते हैं जापान में। वो कहते हैं कि आपको
हमारे लिए क्या है, हमारे जहाजों के लिए आपको आपके बंदरगाह खोलने पड़ेंगे, नहीं खोलेंगे तो आपका परिणाम जो बहुत ही बुरा होगा। इस तरह से धमका के क्या करता है, डरा करके जापान से क्या है वो बंदरगाहों का दरवाजा खुलवा लेता है। ठीक है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ रहा था। ठीक है, अमेरिका जैसे देशों का दबाव बढ़ रहा था, जनता में असंतोष फैला था, क्योंकि जो शोगुन शासन था वो कमजोर होता जा रहा था, सामंती व्यवस्था कमजोर हो रही थी। टोकुगावा शासन इन नई चुनौतियों को सामना करने में सफल रहा। सामंती व्यवस्था फेर हो रहा था, इसका मतलब क्या है, जो सामंती व्यवस्था वो फेर हो रहा था मतलब क्या है कि जो सामंत लोग थे, जिसको शोगुनों ने अपना कह सकते हैं कि शक्ति दे रखा था कि आप लोग यहाँ पर शासन करेंगे, यहाँ शासन करेंगे। जैसे जिला होता है तो जिला में एक डीएम होता है, कलेक्टर होता है, तो उसी तरह से जो सामंत होते थे वो कलेक्टर की तरह से काम करते थे। अब जो मुख्यमंत्री है वो क्या करेगा, जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, मुख्यमंत्री से विरोध कर देगा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आप जो बोलेंगे हम नहीं करेंगे, आप गलत बोलते हैं। तो उसी तरह से जो सामंत लोग थे उसने विरोध कर दिया, तो टोकुगावा शासन इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सफल रहा उसमें, असफल रहा। परिणाम स्वरूप 1868 ईस्वी में मेजी पुनर्स्थापन के साथ टोकुगावा शासन का अंत हो गया। इसी कारण 1868 में जब मेजी पुनर्स्थापन हुआ तो उसी के साथ जो टोकुगावा शासन उसका भी अंत हो गया। टोकुगावा शासन का पतन केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह जापान के सामंती युग का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत का प्रतीक है। और यहीं से क्या होता है, तो जापान का आधुनिक युग का शुरुआत होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जापान में टोकुगावा शासन का पतन किस से हुआ था, किन किन कारणों से हुआ। अब कारणों को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। टोकुगावा शासन के पतन के कारण हम आपको बता दें कि टोकुगावा शासन करने वाले लोग कौन थे, ये कौन था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका पतन किन कारणों से हुआ। तो पहला जो कारण था वो था सामंती व्यवस्था की कमजोरियां। हम आपको बताया कि सामंती व्यवस्था की कमजोरी किस तरह से कहा जा रहा है। टोकुगावा शासन पूरी तरह सामंती व्यवस्था पर आधारित था। समाज कई वर्गों में विभाजित था। शोगुन, दाइम्यो था मतलब जो सामंत लोग थे वो था, समुराई था मतलब जो युद्ध लड़ने वाले लोग थे, योद्धा थे, किसान था, कारीगर था, व्यापारी था। इस तरह से वर्गों में बांटा हुआ था जापान उस टाइम में जब टोकुगावा शासन चल रहा था। इस व्यवस्था में उच्च वर्ग को विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, जबकि किसानों और सामान्य जनता पर भारी बोझ था। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था था सामंती व्यवस्था, इस टाइम में क्या है, तो जो उच्च वर्ग के लोग थे जैसे कि शोगुन हो गए, दाइम्यो हो गए, मतलब सामंत लोग थे, ठीक है, जो सामुराई हो गए, इनके लिए क्या है तो कुछ विशेष छूट थी। इनके लिए क्या है तो कह सकते हैं बहुत सारी सुविधाएं थी। ठीक है, जो व्यापारी उसके लिए बहुत सारी सुविधा था, लेकिन जो कारीगर थे, जो किसान वर्ग था या फिर जो आम जनता थे, उनके लिए क्या है तो भारी बोझ उन पर पड़ रहा था। मतलब उन पर क्या है तो कर लिया जाता था, उनसे कर वसूला जाता था। समय के साथ यह व्यवस्था कमजोर होने लगा और समय बीतता गया, धीरे धीरे ये व्यवस्था जो कमजोर होने लगा, किसानों पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। कई क्षेत्रों में अकाल और गरीबी फैल गई। दूसरी ओर व्यापारी वर्ग अधिक रूप से मजबूत हो रहे थे, जो आर्थिक रूप से वो जो व्यापारी थे, क्योंकि उनका काम तो बेचना है, जितना उगाएंगे वो लोग आपसे खरीदेंगे और उससे ज्यादा दाम में बेचेंगे, तो वो तो रईस होंगे। तो आर्थिक रूप से जो व्यापारी लोग थे वो मजबूत हो रहा था, लेकिन उसे राजनीतिक अधिकार नहीं थे। लेकिन उसको क्या तो राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पा रहा था। सामंती व्यवस्था बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में असफल रही। जो सामंती व्यवस्था है, जैसे परिस्थिति बदलता गया, मतलब लोग जागरूक होते गए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते अकाल पड़ गया, कई बार किसानों को मजबूर होना पड़ा, तो उन चीजों के हिसाब से ये नहीं ढल पाया। इससे जनता में संतोष बढ़ने लगा और शासन के प्रति विश्वास कम होता गया। अब मान लीजिए कि आप किसी भी किसान पर कर लगाए हैं और वहां पर अकाल पड़ गया, तो वो कर कहाँ से देगा जब फसल ही नहीं होगा। तो इसी कारण क्या, तो धीरे धीरे क्या असंतोष बढ़ता जाता है। दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट देखने को मिलता है यहाँ पर। टोकुगावा शासन के पतन का एक प्रमुख कारण आर्थिक संकट था। लंबे समय तक शांति रहने के कारण समुराई वर्ग की पारंपरिक सैनिक भूमिका कम हो गई। लंबे समय तक क्या है तो किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, जिसके कारण जो सामरिक वर्ग था, पारंपरिक सैनिक भूमिका वो कम हो गया। मतलब अब लोगों का जरूरत कम, जब युद्ध नहीं होगा तो फिर सेना रखे क्या फायदा है। तो वही कहा जा रहा है कि टोकुगावा शासन के पतन का एक प्रमुख कारण आर्थिक संकट था। लंबे समय तक शांति रहने के कारण सामुराई वर्ग की पारंपरिक सैनिक भूमिका कम हो गई, लेकिन उन्हें वेतन देना सरकार के लिए कठिन होता जा रहा था। अब मान लीजिए कि सेना आपने 5,000 रख लिया है, आपको लड़ाई करने का कोई जरूरत है ही नहीं, तो कितने दिन तक आप उसको दे सकते हैं, पैसा कितने दिन तक बैठा के देंगे, मुश्किल उसको देना। तो ये कहा जा रहा है कि उसको वेतन देना कठिन होता जा रहा था। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। अब मान लीजिए कि सिर्फ किसानों से आप टैक्स वसूल रहे हैं, जो आपके उच्च वर्ग के लोग उससे आप टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो उच्च वर्ग के लोग विलासिता में जी रहे हैं। जो गरीब है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान है, उससे आप टैक्स लेकर के सारी चीजों को पे कर रहे हैं। किसानों को या फिर कैसे जो समुराई लोग है उसको पैसा दे रहे हैं, और जो वर्ग के लोग उसको विलासिता दे रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा। कहा जा रहा है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। किसानों पर करों का बोझ लगातार बढ़ता गया। कई बार प्राकृतिक आपदाओं और अकालों ने स्थिति को और खराब कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से क्या, तो इस पर बोझ बढ़ता गया। ये सब क्या है तो आर्थिक कमजोरी है। इसके साथ ही व्यापार और नगरीकरण बढ़ने लगे थे।
व्यापारिक वर्ग धनवान हो रहा था, जबकि सामुराई वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होता गया। ठीक है, क्या तो कमजोर होता है, जो सामुराई वर्ग वो धीरे धीरे क्या तो कमजोर होता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। जब युद्ध नहीं होगा तो आपको कौन रखेगा, कोई नहीं रखेगा, और जब रखेगा नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। इससे पारंपरिक सामाजिक संतुलन बिगड़ गया। सरकार इन आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में असफल रही, जिससे जनता असंतोष बढ़ा, जनता में क्या तो असंतोष बढ़ गया। तो ये दूसरा कारण था, आर्थिक कारण। तीसरा कारण था टोकुगावा शासन के पतन का, वो था समुराई वर्ग का असंतोष। धीरे धीरे क्या तो समुराई वर्ग में असंतोष बढ़ता गया। समुराई वर्ग टोकुगावा शासन की मुख्य शक्ति था, लेकिन समय के साथ वही वर्ग शासन के असंतुष्ट हो गया। हम आपको बता दें कि जो समुराई वर्ग है उसी का तो सेनापति शोगुन कहलाता है। ठीक है, और वही जो शोगुन का कह सकते हैं जो सेना है, जो इसके लिए वो लड़ रहा है, अगर वही नहीं रहेगा तो फिर वो कोई काम करेगा नहीं। तो समुराई वर्ग टोकुगावा शासन की मुख्य शक्ति था, लेकिन समय के साथ वही वर्ग शासन से संतुष्ट हो गया। शांति के लंबे काल के कारण समुराइयों की सैनिक भूमिका घट गई, जो सैनिक भूमिका वो घट गई। उन्हें मिलने वाला वेतन महंगाई के अनुसार पर्याप्त नहीं था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जिसको कह सकते हैं जिसका जितना जरूरत है उससे हिसाब से उतना उसको क्या तो पैसा नहीं मिल रहा था, जिससे उनकी क्या तो आर्थिक स्थिति खराब होती गई। कई युवा समुराई आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद से प्रभावित हो रहे थे। कई सारे जो युवा समुराई थे, मतलब जो योद्धा थे, वो आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद से प्रभावित हो रहे थे। वे चाहते थे कि जापान मजबूत और आधुनिक बने। उन्हें लगने लगा था कि शोगुन शासन देश को कमजोर बना रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर किसी जो आधुनिक लोग हैं, वो उनको पता चलता है कि देश क्या हो रहा है, देश को क्या हो रहा है, क्या हो सकता है आगे चल करके। तो उनको लगने लगा था कि शोगुन शासन जो है वो देश को कमजोर बना रहा है, ठीक है, कमजोर कर रहा है। इसी कारण सत्सुमा और चोसू जैसे राज्यों के सामुराइयों ने शोगुन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। जो इस तरह के जो सामंत क्षेत्र थे, वहां के जो सामुराई लोग थे, उन्होंने क्या शोगुन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। आगे चलकर यही सामुराई वर्ग मेजी पुनर्स्थापन का प्रमुख आधार बना। हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके थे। तो ये दोनों राज्यों से क्या तो शुरुआत होता है मेजी पुनर्स्थापन का। चौथा दोस्तों जो कारण देखेंगे वो है पश्चिमी देशों पर दबाव। पश्चिमी देशों का दबाव यहाँ पर बढ़ रहा था जापान में। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियां और अमेरिका एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। जापान लंबे समय तक विदेशियों से अलग थलग रहा था, लेकिन पश्चिमी देश जापान के बंदरगाह व्यापार के लिए खोलना चाहते थे। जो पश्चिमी देश थे वो चाहते थे कि हमारा जो व्यापार है वो एशिया में बढ़े। इसके लिए क्या है तो जापान पर कह सकते कि वहाँ पर बाजार बनाना वहाँ पर जरूरी है। ठीक है, वहाँ के बंदरगाहों को लेना जरूरी है, ताकि वहाँ पर क्या है तो हम लोग बाजार बना सके। तो पश्चिमी देशों का व्यापार जो प्रभाव वो बढ़ रहा था, दबाव बढ़ रहा था। 1853 ईस्वी में अमेरिकन नौसेना अधिकारी कोमोडोर मैथ्यू पेरी युद्धपोतों के साथ जापान पहुंचा। हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे। उसने जापान को धमकी देकर अपने बंदरगाह खोलने के लिए मजबूर किया। परिणाम स्वरूप 1854 ईस्वी में कानागावा संधि हुई। इसके बाद अन्य पश्चिमी देशों ने भी जापान से असमान संधियां कर ली। इसके बाद क्या तो अगर अमेरिका ने संधि कर लिया तो अन्य पश्चिमी देशों ने देखा कि अगर अमेरिका चला गया तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चलो हम लोग भी चलते हैं। उसी तरह से जापान को दबाव देते देते जापान को बहुत दबा दिया गया और उसको बहुत कम अधिकार दिए गए, और जो पश्चिमी देश थे उसको ज्यादा अधिकार मिल गया। इन संधियों से जापान की स्वतंत्रता और सम्मान को ठेस पहुंची। जनता को लगा कि शोगुन विदेशी शक्तियों के सामने कमजोर पड़ गया है। इससे शोगुन शासन की प्रतिष्ठा बहुत गिर गई और उसके विरुद्ध आंदोलन तेज हो गया। अब उनको लगने, जो देश के लोग थे उनको लगने लगा था कि जो शोगुन व्यवस्था है वो विदेशी शक्तियों से लड़ नहीं पा रहा। ठीक है, वो बहुत ही कमजोर हो गया है और उसके सामने क्या है घुटने टेक दे रहा है, मतलब काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, इससे जो वहाँ के लोग थे, जो जापान था, उसका प्रतिष्ठा गिरता जा रहा था और इसी के विरुद्ध उन्होंने क्या क्या आंदोलन शुरू कर दिया। पांचों जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, जो कारण देखते हुए राष्ट्रवाद की भावना का विकास। जो राष्ट्रवाद है मतलब देश के प्रति जो प्रेम, उसका विकास हुआ। पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव ने जापानी जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। लोगों को डर था कि यदि जापान आधुनिक नहीं बना तो वह भी चीन की तरह विदेशी शक्तियों का शिकार हो जाएगा। उस टाइम में क्या है तो सभी लोग क्या है तो चीन में अपना व्यापार स्थापित कर रहे थे, चीन को अपने लिए यूज करते थे। ठीक है, इस समय सम्राट का सम्मान करो और विदेशियों को बाहर निकालो का नारा लोकप्रिय हुआ। लोग सम्राट को राष्ट्रीय एकता और जापानी परंपरा का प्रतीक मानने लगे। अब सम्राट को क्या तो वास्तविक कैसे दर्जा मिलने लगा। बुद्धिजीवी वर्ग, सामुराई और युवा राष्ट्रवादी चाहते थे कि वास्तविक सत्ता फिर से सम्राट को मिलनी चाहिए। राष्ट्रवाद की यह भावना टोकुगावा शासन के पतन का महत्वपूर्ण कारण बना। अब जो जापान के लोग थे उनको लगने लगा था कि जो जापान का वास्तविक शक्ति है वो किसको मिलना चाहिए, वहां के राजा को मिलना चाहिए, ना कि शोगुनों को मिलना चाहिए। तो इसके कारण जो देश में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुआ, जो लोगों में देश का लिए प्रेम कह सकते हैं या फिर जो राष्ट्रवाद का भावना है वो विकसित हुआ, जिसके कारण क्या तो जो शोगुन था उसका पतन हुआ, जो टोकुगावा शोगुन था उसका पतन हुआ।
छठा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो शोगुन शासन की प्रशासनिक कमजोरियां। प्रशासन में क्या तो इसकी कमजोरी देखने को मिलती है। टोकुगावा शासन धीरे धीरे भ्रष्ट और अयोग्य बन गया था। प्रशासन में सुधार नहीं हो रहे थे और शासन नई परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं ले पा रहा था। ठीक है, इसमें क्या तो असफल था। पश्चिमी देशों की चुनौती का सामना करने के लिए आधुनिक सेना, उद्योग और शिक्षा की आवश्यकता थी, लेकिन शोगुन शासन पुराने तरीकों पर ही निर्भर था। वो क्या है, तो जो शोगुन व्यवस्था था वो पुराने तरीके पर ही निर्भर था, सही तरीके को वो लागू नहीं कर पा रहा था। सरकार की नीतियों में स्पष्टता की कमी थी। कभी वह विदेशियों का विरोध करते थे और कभी उनके सामने झुक जाते थे। इस अस्थिर नीति के कारण जनता और सामंतों का विश्वास शासन से उठने लगा। तो ये भी एक कारण था जो टोकुगावा शासन उसके पतन का। अगला जहां पर हम लोग कारण देखते हुए दाइम्यो राजों का विरोध। जो दाइम्यो राज था मतलब जो सामंत राज थे उसका विरोध आपको देखने को मिलता है। जापान में कुछ शक्तिशाली दाइम्यो राज्य, विशेषकर जो सत्सुमा और चोसू है, शोगुन शासन ने असंतुष्ट थे। इसे क्या, तो यहाँ के जो कह सकते हैं जो समुराई लोग थे, जो यहाँ पर शोगुन शासन है उससे वो असंतुष्ट थे। वे अधिक स्वतंत्रता चाहते थे और शोगुन की कमजोर नीतियों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, जैसे कारण कुछ जो सामंत थे उन्होंने यहाँ पर विरोध किया था। इन राज्यों ने आधुनिक हथियारों और सैन्य तकनीकों को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने सम्राट के समर्थन में एक मजबूत गठबंधन बना लिया। यही गठबंधन आगे चलकर शोगुन शासन को समाप्त करने में सफल हुआ। तो इस तरह से क्या इसका पतन हुआ है। अगला पॉइंट हम देखते हैं मेजी पुनर्स्थापन और अंतिम पतन। जब मेजी पुनर्स्थापन होता है तब इसका पूरे तरह से पतन हो जाता है। 1867 ईस्वी में बढ़ते दबाव और विरोध के कारण अंतिम शोगुन टोकुगावा योशिनोबु ने सत्ता छोड़ दी। 1861 ईस्वी में सम्राट मुत्सुहितो था को वास्तविक सत्ता सौंप दी गई। इस घटना को मेजी पुनर्स्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो जो योशिनोबु था ये क्या है, तो टोकुगावा शासन का अंतिम शासक था। इसने क्या सत्ता छोड़ दिया और 1868 में कौन बन गया सम्राट, मुत्सुहितो। ठीक है, इसको वास्तविक सत्ता सौंप दी जाती है। इस घटना को मेजी पुनर्स्थापन कहा जाता है। इसके बाद बोसिन युद्ध हुआ जिसमें शोगुन समर्थकों की हार हुई और टोकुगावा शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। बोसिन युद्ध हुआ। बोसिन युद्ध का मतलब एक तरफ जो शोगुन समर्थक थे वो था और एक तरफ जो सम्राट समर्थक थे वो था। दोनों युद्ध कर रहे थे कि सम्राट का शासन होना चाहिए देश में, जापान में, या फिर शोगुनों का शासन होना चाहिए। तो जो सम्राट समर्थक थे वो जीत जाते हैं और जो शोगुन समर्थक उसका पूरी तरीके से हार हो जाता है और शोगुन व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। इस प्रकार जापान में सामंती शोगुन शासन का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो कुछ कारण थे। इसी कारण यहाँ पर आप लोग टोकुगावा शासन का पतन देखते हैं। अब इसका महत्व देख लेते हैं इसके पतन का। पहले जो महत्व वो था सामंती युग का अंत। अब सामंती युग का अंत हो चुका था, आधुनिक युग का शुरुआत हो चुका था। टोकुगावा शासन के पतन के साथ जापान की सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई। दूसरा इसका महत्व रहा वो है आधुनिक जापान की शुरुआत हो गई। इस पतन के बाद मेजी पुनर्स्थापन हुआ जिसने जापान को आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ठीक है, तो ये यहाँ पर महत्व देखने को मिलता है। तीसरा जो आप महत्व देखते हैं वो है राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ। अब लोगों ने क्या किया, राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू किया। सम्राट के नेतृत्व में केंद्रीकृत शासन स्थापित हुआ जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। लोग क्या देश के लिए सोचने लगे और सम्राट ने कहा कि देश का प्रगति आपका व्यक्तिगत प्रगति है। चौथा जो यहाँ पर महत्व हम लोग देखते हुए औद्योगिक और सैन्य विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। शोगुन शासन के अंत के बाद आधुनिक उद्योग, शिक्षा और सेना का विकास संभव हुआ। जो आधुनिक शिक्षा है, जो आधुनिक उद्योग है, जो आधुनिक सेना, उसका विकास होने लगा। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि टोकुगावा शासन का पतन जापान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह पतन कई कारणों का परिणाम था, जैसे सामंती व्यवस्था की कमजोरियां थी, आर्थिक संकट था, समुराई का असंतोष था, पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ रहा था, राष्ट्रवाद का विकास था, प्रशासनिक विफलता। ये सारे क्या तो कारण टोकुगावा शासन का पतन का। टोकुगावा शासन बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को आधुनिक बनाने में असफल रहा, इसलिए उसका पतन कह सकते अवश्यम भावी हो गया था। क्या हो गया था, अवश्यम भावी हो गया था, मतलब होना ही चाहिए। इसके पतन ने जापान में मेजी पुनर्स्थापन और आधुनिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार टोकुगावा शासन का अंत केवल एक शासन परिवर्तन नहीं था बल्कि आधुनिक जापान का जन्म की शुरुआत भी था। आज जो आप लोग जापान देखते हैं उसका शुरुआत यहीं से हुआ था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।